हेलो बच्चों, ठीक है? तो अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ाया, लिखाया और समझाया होगा, आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग का यूपी बोर्ड का हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और यूपी बोर्ड के क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? तो हम लोगों ने विलयन चैप्टर खत्म किया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? जैसा हम लोग की बात पहले ही हो चुकी है कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे और एक तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल आप करते रहेंगे, मैं भी आपको सवाल कराता रहूँगा, ठीक है? फुल लेंथ बोर्ड पेपर टेस्ट भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे, समय बचेगा। तो लेकिन अभी आप बहुत सारी अभी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बिज़ी होंगे और बहुत सारी चीज़ों में आप बिज़ी होंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? जेईई मेंस और नीट का हिंदी में, ठीक है, क्लासेस, तो वो भी हम लोग करेंगे, पर अभी आप फ़ोकस करिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर और बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र हम लोग अपना अगला चैप्टर जो पढ़ने चल रहे हैं, वो क्या पढ़ने चल रहे हैं भाई? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? आइए देखते हैं रासायनिक बलगतिकी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक? तो हमारा जो अगला चैप्टर है, वो है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? ये हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? देखिए, क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली? तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं भैया? तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है? यानी अभिक्रिया अभिक्रिया की दर, मतलब वेग, स्पीड के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के वेग या रिएक्शन के स्पीड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक? तो अगर स्पीड, पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर सीधे तब आपको कॉन्सेप्ट एक बार चैप्टर में समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, फिर इसके बाद हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आ जाएँगे, ठीक है? तो इसमें हम पढ़ रहे हैं मेनली अभिक्रिया की दर या स्पीड या रिएक्शन का स्पीड निकालना कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में भी होती रहती हैं। जैसे हम कोई दवा खाते हैं, तो आपने ऐड सुना होगा डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। तो दवा खाते ही वो घुल जाता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, मतलब उसका रिएक्शन स्पीड बहुत फ़ास्ट है, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी पेन में रिलीफ़ हो जाता है, ठीक है? तो वही जो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड, कितने टाइम में होगा, इसी को हम कहते हैं क्या, उसका केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी हम फार्माकोलॉजी में जब हम जो भी ड्रग्स, हम जो भी हम दवा बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट सिंथेसिस कर रहे हैं, तो कितना टाइम में प्रोडक्ट मिल जाएगा, कितना टाइम में वो रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी किससे होती है हमको? केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी से होती है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्लियर? देखिए, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के वेग के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो अगर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के आधार पर बात की जाए, इसके आधार पर अगर बात की जाए तो अभिक्रिया जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, एक होती है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, ठीक है? तो रिएक्शंस जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है आपका रस्टिंग, जंग लगना। जंग लगना जो है, रस्टिंग जो है, ये स्लो रिएक्शन का वेरी स्लो रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक? अब देखिए, भाई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो क्या कल ही जंग लग जाता है क्या? नहीं ना, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, 3-4 साल, मतलब सालों लगते हैं।
6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल में क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो जंग लगना यानी रस्टिंग जो है वो कैसी अभिक्रिया है भाई? जंग लगना या रस्टिंग जो है ये अति मंद अभिक्रिया है, और अति मंद अभिक्रिया की अभिक्रिया दर हम नहीं ज्ञात करते हैं, तो मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत समय लगेगा, इतने समय तक कौन इंतजार करेगा कि रस्टिंग कब कितने देर में होगा, फिर उसका हम स्पीड निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस फिजिबल नहीं होती हैं रासायनिक बलगतिकी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ऐसी रिएक्शन का रेट नहीं निकालते हम जनरली। ठीक। दूसरा होता है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। ये क्या होता है भाई? तो देखिए जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, फास्ट रिएक्शंस जो होती हैं, ये होती हैं कौन सी अभिक्रियाएं? ये होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं भाई? आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, इसमें भाई सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड को डाला जाए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे आपको तुरंत ही AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और प्लस में सोडियम नाइट्रेट आपको मिल जाएगा। ये फास्ट रिएक्शंस हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है। आपको मालूम है सिल्वर प्लस आयन होगा और नाइट्रेट प्लस आयन, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, आयनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है और सॉरी, सोडियम आयन का एक्सचेंज किसके साथ हो गया? नाइट्रेट आयन के साथ। और सिल्वर आयन का एक्सचेंज किसके साथ हो गया भाई? सिल्वर आयन का एक्सचेंज हो गया किसके साथ? AgCl के साथ। तो यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, आयन की अदला बदली, एक्सचेंज, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। और आयनिक एक्सचेंज, आयनों की जो अदला बदली होती है बहुत फास्ट होती है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का भी हमारे केमिकल काइनेटिक्स के लिए कोई मतलब नहीं है। फास्ट रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स स्टडी नहीं हो सकता है। अब बात आते हैं मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन की बात आती है भाई। किसकी बात आती है भाई? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन की बात आती है। ठीक है। तो मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इसी का केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या किया जाता है, स्टडी होता है। स्लो रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं। स्लो रिएक्शंस का मतलब ये है जिसमें बंध, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बंध वियोजन एवं निर्माण। मतलब बॉन्ड टूटता बनता है और एक नियत समय में अभिक्रिया होती है। मंद अभिक्रिया क्या होती है? जो एक नियत समय में, नियत समय में जो अभिक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे 5 मिनट में हो जाए, ठीक है, या 2 घंटे में हो जाए। ठीक, बात समझ आ रही? एक फिक्स टाइम में जो रिएक्शन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं। और इसी का काइनेटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। इसी की रासायनिक बल गति की हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसका करते हैं भाई? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन का करते हैं, जिसमें बंध वियोजन और बंध निर्माण होता है। बंध टूटता और बनता है। ठीक, जैसे अगर हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है वो NaOH, जलीय NaOH के साथ करा दें, एक्वस NaOH के साथ, तो हमको उत्पाद के तौर पर एथिल अल्कोहल मिलता है। इस अभिक्रिया की रासायनिक बल गति की हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है हम निकाल सकते हैं। राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक बल गति में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्लो रिएक्शंस का काइनेटिक्स, जिसमें बंध टूटता और बंध बनता है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो
अब रासायनिक बलगतिकी में हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया कितने स्पीड से हो रही, कितने तरीके से हो रही है तो देखिए यहाँ समझते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन है R इज इक्वल टू P, टी टाइम जब T1 है और ये जब 0 है तो मान लेते हैं कि कुछ अभिकारक की सांद्रता जो है वो R1 है। ध्यान से समझिए क्या कहा हमने, हमने कहा कि कोई रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है, R से P बन रहा है। हम लोगों ने कहा कि जब टाइम T1 है, ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है। जब टाइम चेंज हो गया, टाइम कितना हो गया, T2 हो गया, जब टाइम जो है वो कितना हो गया, T2 हो गया, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अब मान लेते हैं R2 है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, P2 है। तो समय अंतराल कितना हुआ भाई, इतना होने में, इतना होने में समय अंतराल कितना हुआ, समय अंतराल हुआ सर डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज T2 माइनस T1। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये कितना हो जाएगा भाई, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन दैट इज डेल्टा आर, ये कैसे निकलेगा, ये भी R2 माइनस R1। और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा पी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा P2 माइनस P1। ठीक है, देखिए हम जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो जब रिएक्शन शुरू होगा तो शुरू में अभिकारक की सांद्रता ज्यादा रहेगी और उत्पाद की सांद्रता 0 रहेगी। और जब रिएक्शन शुरू हुई है तो अभिकारक ज्यादा मात्रा में रहेगा, उत्पाद कम मात्रा में रहेगा। जब एकदम शुरू नहीं हुई है, टाइम इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा रहेगा जितना है, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन कितना रहेगा, 0। धीरे धीरे जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने में क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया हम जानते हैं धीरे धीरे जब रिएक्शन होती तो अभिक्रिया जब शुरू होगी तो अभिक्रिया खत्म जब बढ़ देगी आगे तो क्या होगा, अभिकारक घटेगा और अभिकारक से ही क्या बनता है, उत्पाद। यानी समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती, घटती है। ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है, इसकी सांद्रता जो है, इसकी सांद्रता घटती है टाइम के साथ। और जो उत्पाद है इसकी सांद्रता क्या होती है भाई, इसकी सांद्रता बढ़ती है कि नहीं। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती, बढ़ती है, घटती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो हमें चाहिए रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का दर। तो जो रिएक्शन का स्पीड या रिएक्शन का रेट है वो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से निकाल लीजिए, चाहे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से निकाल लीजिए। ठीक, किसी भी चीज का दर या स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर होता है परिवर्तन बटे समय, ठीक होता है। टाइम में कितना चेंज आया और उसके रिस्पेक्ट में जिस चीज का हम स्पीड निकालना चाहते हैं या जिस चीज का भी हम रेट निकालना चाहते हैं, दर निकालना चाहते हैं, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय ना, दूरी परिवर्तन बटा समय। वैसे ही तो वेग या दर क्या होगा, चेंज अपॉन टाइम, परिवर्तन बटे समय। यहाँ अभिकारक और उत्पाद है और इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इनकी सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो जब हम अभिक्रिया दर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं अभिक्रिया दर या वेग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं अभिकारक
या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या, बटे समयांतराल, समय में परिवर्तन, यही तो होगा। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन यानी समयांतराल। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, क्योंकि रेट किसी का भी अगर हमें निकालना हो तो क्वांटिटी में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अभिकारक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अभिकारक के संदर्भ में, अभिकारक अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा, अगर रेट को आर से लिखें तो अभिक्रिया दर आर बराबर हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। बोलिए यही होगा कि नहीं होगा। अब अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल, तो अभिक्रिया दर आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या है डेल्टा आर, समय में परिवर्तन क्या है डेल्टा टी, तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया दर अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया दर जो है वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया दर हो जाएगी रेट, रेट आर बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा आर है और समय अंतराल क्या है बेटा डेल्टा टी, तो अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक के संदर्भ में कितनी आएगी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बोलिए यही आएगा कि नहीं आएगा। और अगर उत्पाद के संदर्भ में कहा जाए भाई तो इसके संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर, क्योंकि अभिक्रिया दर उत्पाद से भी निकाल सकते हैं अभिकारक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन का पार्ट है, उत्पाद भी रिएक्शन का पार्ट है और अभिकारक भी रिएक्शन का ही क्या है पार्ट है। तो उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे क्या लिख सकते हैं बेटा, बटे लिख सकते हैं समयांतराल। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे क्या, बटे समयांतराल। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कितनी है भाई डेल्टा पी और समयांतराल कितना है डेल्टा टी, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और अभिकारक के संदर्भ में आपने कहा रेट आर बराबर क्या होगा, आपने कहा कि सर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन के एग्जांपल से इसको थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है। समय t इज इक्वल टू 0 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता हम मान लेते हैं कि कुछ x है और इसकी सांद्रता क्या है 0, और जब समय कुछ t हो जाए तो इसमें से कुछ घटेगा, मान लेते हैं x में से कुछ घट गया। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, इसकी सांद्रता a मान लेते हैं और इसकी 0, और इसमें से कुछ घट गया मान लेते हैं x घट गया, और जितना ये घटेगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा
बनेगा। भाई जाहिर सी बात है, जितना अभिकारक की मात्रा खर्च होगी उतना ही तो उत्पाद बनेगा। बोलिए है कि नहीं है? जितना आप पढ़ेंगे उतने ही तो मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अभिकारक में से कुछ घटेगा और उतना ही उत्पाद हमको मिल जाएगा। अब अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालें, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना आ जाएगा भाई? प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक, यानी a माइनस एक्स R2 माइनस R1 माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? a माइनस एक्स प्लस ए, ये कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन निकालें तो कितना आएगा भाई? उत्पाद की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, चेंज कितना आ जाएगा? तो इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x माइनस 0 कितना आ जाएगा बेटा? x। तो अब बताइए अभिक्रिया दर क्या हो जाएगी? यहां देखिए, तो अभिक्रिया दर अभिकारक के संदर्भ में, अभिकारक के संदर्भ में दर या वेग R बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? ये आया, आपने निकाला कितना बेटा? माइनस एक्स अपॉन टाइम, कितना निकाला? डेल्टा टी। तो टी माइनस 0 यानी टी, यही लिख देता हूं, समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन या समय अंतराल कितना है? टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर देखिए कि अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया दर कितनी आ रही है? एक्स माइनस टी। और उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर कितनी आएगी? उत्पाद के संदर्भ, इन रेफरेंस टू प्रोडक्ट, उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर या वेग कितना लिखा जाएगा भाई? R बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हमने निकाला है, कितना आया है? x। तो क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन टी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अभिकारक के संदर्भ में जो अभिक्रिया दर है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस एक्स अपॉन टी, जबकि उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर क्या आ रहा है? एक्स अपॉन टी। ये साइन ये आपको बता रहा है, माइनस एक्स अपॉन टी जो आया है ये बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। ठीक, लेकिन अभिक्रिया दर जो होती है वो प्लस माइनस में नहीं होती। ठीक है, अभिक्रिया दर जो है वो प्लस माइनस में नहीं होती। स्पीड प्लस माइनस होता है क्या भाई? वेग, वेलोसिटी प्लस माइनस होता है क्या? ठीक है भाई, अगर हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में जब हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लगाएंगे, या स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या आपकी बाइक, स्कूटी, कार या साइकिल पीछे जाने लगती है क्या? नहीं ना, पीछे नहीं जाती, वो रुक सकती है। मतलब स्पीड 0 हो जाएगी बट नेगेटिव, पीछे थोड़ी ना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभिकारक के संदर्भ में जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन टी आ रही है ये सही नहीं है। इसको सही करने के लिए, सही करने के लिए कि वैल्यू प्लस में आए, हम R बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? हम जो है, हम सही करने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है अभिकारक के संदर्भ में वो लिखा जाता है माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, पहले से ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब माइनस साइन पहले से ही लगा देंगे तब जब वैल्यू रखेंगे, यहां माइनस पहले से ही लगा देंगे तब ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी, यानी प्लस एक्स अपॉन टी।
और ये माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती, घटती है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? क्यों माइनस साइन लगाया गया रहता है जब भी आप किताब पढ़ते हैं बोर्ड में, ठीक है? तो क्यों माइनस साइन लगा रहा है? क्योंकि स्पीड कभी भी प्लस माइनस नहीं होती, तो इसलिए माइनस साइन जब पहले से ही लगा रहेगा तो ये जो माइनस एक्स अपॉन टी आया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, जो कि क्या होगा, एक्स अपॉन टी। और आप देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों के ही रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर कितना है, एक्स अपॉन टी, यहां भी एक्स अपॉन टी है और यहां भी कितना है, एक्स अपॉन टी। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के ही संदर्भ में अभिक्रिया दर बराबर होती है, बस अभिकारक की सांद्रता उतने स्पीड से घट रही होती है और उत्पाद की सांद्रता उतने ही स्पीड से, उतने रेट से क्या होती है, बढ़ रही होती है। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पूरा एक रिएक्शन है, उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट भी है और उसी रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट भी है, दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट खर्च होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। ठीक, तो भाई दोनों के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे, चाहे हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें, दोनों के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या आनी चाहिए, सेम ही तो आनी चाहिए। जैसे आपके सामने से कोई बाइक गुजर रही हो, तो क्या बाइक और बाइक चलाने वाले दोनों की स्पीड अलग अलग होगी क्या, नहीं, सेम ही ना होगी। ठीक है, जितनी स्पीड से बाइक चल रहा है उतनी स्पीड से ही तो क्या चल रहा है, चलाने वाला भी चल रहा है। और समझना चाहें तो अगर रिएक्टेंट जो है वो आपका बाइक है और व्यक्ति जो चला रहा है वो प्रोडक्ट है, तो दोनों का स्पीड सेम आना चाहिए। ठीक, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बस है, बस में कई लोग ट्रेवल कर रहे हैं, या कोई भी गाड़ी जिसमें कई सारे लोग बैठे हैं, तो क्या सबका स्पीड अलग अलग है, नहीं, जो ड्राइवर है, जो रिएक्टेंट है, जो चला रहा है, उसका भी स्पीड वही है, जो उसमें बैठे हुए सवारी है उसका भी स्पीड वही है, सबका स्पीड एक ही है। इसीलिए चाहे हम अभिकारक के संदर्भ में देखें चाहे उत्पाद के संदर्भ में देखें, अभिक्रिया दर, स्पीड ऑफ रिएक्शन सेम आना चाहिए। क्लियर है भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो कि एक्स अपॉन टी, इसीलिए माइनस साइन पहले से लगा होता है। आई थिंक, आई होप आपको फंडामेंटली एकदम समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर इसके मात्रक की बात कर लें, अभिक्रिया दर के मात्रक की, स्पीड ऑफ रिएक्शन का मात्रक, तो कैसे निकालेंगे, दर, वेग या दर बराबर क्या है, यहां पर चेंज किसका हो रहा है बेटा, सांद्रता का, तो सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या हो रहा है, समय अंतराल, यही तो है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो सांद्रता में परिवर्तन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता का यूनिट रखेंगे तो सांद्रता का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल प्रति लीटर, और समय का यूनिट तो क्या होता है, समय, तो इसका यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर बटे, और मोल, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ठीक, अगर समय जो है वो किस में है, सेकंड में है, फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल टी जो है वो सेकंड्स में है, सेकंड में, टी जो है वो किस में है, सेकंड में है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा आर बराबर, आर का मात्रक, मात्रक, तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, आर का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, घंटे होंगे तो घंटे इनवर्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें भी टाइम का यूनिट हो। ठीक है, तो कहने का मतलब सेकंड में है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मिनट में है तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, घंटे में है तो मोल प्रति लीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा वेग, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।
वेग या दर का मात्रक। इसका मात्रक भाई अभिक्रिया वेग या उसका स्पीड दर का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति टाइम इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई? किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीखा कि अभिक्रिया दर कैसे निकालते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ठीक, चलिए एक और चीज समझते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के ही माध्यम से। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए 2A प्लस बी 2A प्लस 3B इज इक्वल टू is equal to 3C प्लस 2D। ये कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और सी और डी बन रहा है, इस रेशियो में बन रहा है। ठीक, हमें निकालना है इसका अभिक्रिया दर का समीकरण। कैसे निकालेंगे? देखिए अभी आपको समझाया मैंने कि जब मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पर है और इसकी सांद्रता हम मान लेते हैं a है, इसकी सांद्रता b है और इसकी सांद्रता शुरू में क्या है, 0 और 0। जब t बराबर कुछ समय हो जाएगा तो इसकी सांद्रता में से कुछ घटेगा, मान लेते हैं x घट गया, और जितना रेशियो में ये मॉलिक्यूल है उतना ही रेशियो में घटेगा। ध्यान दीजिए, इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं तो इसके कितने बन रहे हैं, 3, यही ना? इसके 2 खर्च हो रहे हैं तो इसके 2 खर्च हो रहे हैं तो सी कितने बन रहे हैं, 3, और बी के 3 खर्च हो रहे हैं तो सी कितने बन रहे हैं। तो जिस रेशियो में खर्च हो रहा है उसी रेशियो में उतने एक्स हम घटा लेंगे। तो ए में से घटेंगे कितने, 2x। ए में से कितने घटेंगे भाई, ए में से घटेंगे 2x और बी में से घटेंगे 3x। बनेगा कितना, ये 3x और 2x, कितना बन जाएगा। ठीक है भाई, x खर्चा हो रहा तो कितना बन रहा था, x ही ना बन रहा था। तो यहाँ पे c कितना बनेगा, 3x, और d कितना बनेगा, 2x। तो बताइए अभी अगर हम a की दर निकालना चाहें, किसकी दर भाई, a की दर, a की दर निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे, a की सांद्रता में परिवर्तन, a क्या है, अभिकारक है, तो a की दर r क्या लिखा जाएगा भाई बताइए, अभिकारक की सांद्रता यानी डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, ये तो लिखेंगे डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा माइनस साइन के साथ होगा। अब डेल्टा ए कितना है बेटा, ए माइनस 2x माइनस एक्स माइनस ए, यही होगा। वैल्यू रखिए, देखिए ए माइनस एक्स फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ए अपॉन टी माइनस 0, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये माइनस साइन पहले के साथ, ये आ जाएगा एक्स अपॉन टी, 2x, 2x अपॉन टी आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं तो ये रखेंगे माइनस ए माइनस 2x फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस ए माइन प्लस 2x प्लस ए अपॉन टी, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई, 2x अपॉन टी। ए की दर, ए की दर क्या है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया भाई, 2x अपॉन टी। चलिए सेम टू सेम बी की दर निकालते हैं। ठीक है, किसकी दर, बी की।
तो बी की दर क्या हो जाएगी, बी की सांद्रता, बी भी अभिकारक है तो बी की सांद्रता में परिवर्तन मतलब माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, क्या है, माइनस बी माइनस 3x और माइनस बी अपॉन टी माइनस 0। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत, देखिए ये है बी माइनस 3x अपॉन टी, क्या हो जाएगा, बी की दर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर कितना आ गया भाई, माइनस बी प्लस 3x माइनस प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन टी माइनस 0 बराबर टी, तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अभिकारक की दर जो है वो कितनी आ गई, 3x अपॉन टी, आ गई कि नहीं भाई। अभी आपने देखा था अभिकारक की दर कैसे लिखते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जो भी अभिकारक होता है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है तो उसके लिए हम माइनस साइन लगा लेते हैं पहले से ही, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि स्पीड प्लस माइनस नहीं होता। तो आपने ए की दर निकाल लिया, बी की दर निकाल लिया, चलिए सी की दर निकाल लेते हैं भाई। सी की दर, तो सी की दर कैसे निकालेंगे, तो सी की सांद्रता में परिवर्तन मतलब डेल्टा सी, और सी तो उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, तो उत्पाद की सांद्रता में तो कुछ लिखना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी का वैल्यू कितना है बेटा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 3x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, तो कितना आ गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आ गया बेटा कितना, 3x अपॉन टी। ठीक, अब एक लास्ट बचा हमारे पास क्या, डी की दर, तो चलिए डी की दर भी निकाल लेते हैं। तो डी की दर क्या होगी बेटा, डी की दर होगी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 2x, फाइनल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 2x, 2x इनिशियल 0 अपॉन टी माइनस 0, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी कितना आ गया बेटा, 2x अपॉन टी। ठीक है, कितना आ गया, 2x अपॉन टी। ए का रेट आ गया, बी का रेट आ गया, ए के खर्च होने की दर, बी के खर्च होने की दर, एक सी के बनने की दर और डी के बनने की दर। ए की दर का मतलब क्या है, ए की दर का मतलब है ए के खर्च होने की दर, यही तो है, क्योंकि रिएक्टेंट है, ए खर्च हो रहा है, तो ये क्या है, ए के खर्च होने की दर। ये क्या है बेटा, बी की दर का मतलब क्या है, बी के खर्च होने की दर, बी के खर्च होने की दर। ठीक, सी क्या है, सी क्या चीज है, सी है सी के बनने की दर, है ना भाई, और डी की दर का मतलब क्या है, डी के बनने की दर, या डी की सांद्रता में वृद्धि और सी की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, जबकि अभिक्रिया दर क्या होती है बेटा, अभिक्रिया दर तो सिंपल सा मतलब होता है कि अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, और हम चाहे अभिकारक के दर की बात करें चाहे उत्पाद के दर की बात करें, सभी की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है। बोले है कि नहीं, कितना निकल करके आया था, एक्स बाई टी आया था ना। तो अब यहां से देखिए ध्यान से, आपने निकाला, क्या निकाला भाई, आपने कहा कि सर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू आया है 3x अपॉन टी, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया है, यहां देख लीजिए, 2x अपॉन टी, 3x अपॉन टी। सॉरी, चलिए क्या है कि आपने
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकाला है, ए के खर्च होने की दर जो है वो कितनी निकल करके आई है बेटा? 2x अपॉन टी। कितनी निकल करके आई है भाई? 2x अपॉन टी माइनस डेल्टा बी, बी के खर्च होने की दर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये कितना आया बेटा? 3x अपॉन टी। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये भी कितना आया है? देखिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी 3x अपॉन टी, ये आया है कितना? 3x अपॉन टी। और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, उत्पाद, दोनों उत्पाद के बनने की दर, ये कितनी आई है बेटा? 2x अपॉन टी। ये आया कितना? 2x अपॉन टी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि अभिक्रिया दर, क्या बेटा? अभिक्रिया दर क्या होती है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। और ये कितना आया था? ये अभिक्रिया दर आर बराबर कितना आया था? एक्स अपॉन टी, यही तो आया था। तो अगर यहां से एक्स अपॉन टी का वैल्यू निकालें तो इसके लिए एक्स अपॉन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/2 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा कि नहीं? देखिए ध्यान से, इसको देखिए, यहां से एक्स अपॉन टी का वैल्यू निकालिए, तो यहां से एक्स अपॉन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा कि नहीं? इसके लिए एक्स का मान वैल्यू कितना हो जाएगा? बी के लिए एक्स अपॉन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये नीचे आ जाएगा 1/3 माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन टी, सी के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और इसके लिए कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन टी। तो डी के लिए एक्स अपॉन टी हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अभिक्रिया दर चाहे अभिक्रिया दर चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद, सबके लिए बराबर रहेगा ना भाई। जिस स्पीड से ए खर्च हो रहा है उसी स्पीड से बी भी खर्च होगा, उसी स्पीड से सी बनेगा और उसी स्पीड से डी भी बनेगा। तो सब बराबर आना चाहिए ना। तो देखिए, सबके लिए एक्स बाई टी का वैल्यू निकाल लिया, सबके लिए एक्स बाई टी का वैल्यू जान आ गया। और अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की दर बराबर होती है कि नहीं? तो अगर सबकी दर बराबर है तो इसका मतलब जो ये सारी, ये इसीलिए तभी तो एक्स बाई टी का वैल्यू निकाला। तो इसका मतलब ए की स्पीड बी के बराबर होगी, बी की स्पीड सी के बराबर, डी की स्पीड सी के बराबर। तो अभिक्रिया दर का समीकरण हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया दर का समीकरण क्या होगा? बताइए, बस सबको बराबर रख दीजिए। मतलब माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, कितना? 1/2, 1/2 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। 1/3 माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये होगा अभिक्रिया दर का समीकरण, ठीक है। जिसको कि आपको बता दिया गया होगा कि सामने जो संख्या लिखी रहती है उसको अपॉन में कर लेना।
पर वो कैसे अपॉन में होता है वो मैंने आपको समझाया कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों का स्पीड सेम रहेगा, स्पीड बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन का पार्ट हैं। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पीड इक्वल होंगे, बस होगा क्या कि रिएक्टेंट उसी स्पीड से खर्च हो रहा होता है और उसी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा होता है। और यदि चेंज छोटा हो, क्या हो, यदि परिवर्तन छोटा हो तो डेल्टा की जगह जो है स्मॉल डी, डेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी का यूज कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी डी अपॉन डी टी। ठीक है भाई, तो इस पर सवाल आता है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप इस पर चाहो तो ट्रिक भी लगा सकते हो कि जो संख्या सामने लिखी रहती है उसको 1 में कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, अभिक्रिया दर का समीकरण आ जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भाई ए के 2 खर्च हो रहे तो बी के कितने बन रहे थे, सी के कितने बन रहे थे 3, या बी के 3 खर्च हो रहे थे तो सी के कितने बन रहे थे 3। तो एक की तुलना में दूसरा कितना खर्च होगा या एक की तुलना में दूसरा कितना बनेगा, जब ये तुलना करने की बात आती तो हमको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी हम ये सवाल हल कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया दर का समीकरण, रेट लॉ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 के लिए अभिक्रिया दर समीकरण, अभिक्रिया दर समीकरण क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे, जो नंबर लिखा है उसको 1 में कर लेना है, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन। क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे कि माइनस डी एसओ टू अपॉन डी टी, SO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो DSO2 बाई डी टी, और माइनस का कितना 1/2, जो नंबर सामने है उसको अपॉन में, बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट है तो DO2 अपॉन डी टी, कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2 तो क्या हो जाएगा, और SO3 क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का साइन प्लस, क्या हो जाएगा 1/2 DSO3 अपॉन डी टी। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा इसके लिए अभिक्रिया दर का समीकरण। ठीक, क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। 5A क्वेश्चन है, मान लीजिए 5A प्लस 3B इज इक्वल टू 6C, अभिक्रिया दर का समीकरण लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए अभिक्रिया दर का समीकरण, देखिए यही तो होगा, माइनस का 1/5 DA अपॉन DT, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल बराबर -1/3 DB ठीक, क्या लिखेंगे रेट, ये हो जाएगा 1/5, जो नंबर है वो माइनस में नीचे और माइनस में माइनस DA अपॉन DT बराबर 1/3 माइनस DB अपॉन DT, क्योंकि दोनों ही अभिकारक हैं, बराबर 1/6 DC अपॉन DT। ये हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक,
तो इससे रिलेटेड सवाल जो भी चीज़ें हैं, जो समस्याएँ हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है? तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए, ठीक है? देख लीजिए, मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, केमिकल काइनेटिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और ज़्यादा हम और मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड हों। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।